देखिए, शुभ समाचार में आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की। आज प्रधानमंत्री एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हर्षिल का दौरा करेंगे। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री हर्षिल के पास मुखवा में मां गंगा के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मुखवा मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल है। सर्दियों में जब गंगोत्री धाम बंद हो जाता है तब 6 महीने तक मां गंगा की डोली मुखवा में विराजती है। हर्षिल के लोग प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनके लिए उत्तराखंड की विशेष पारंपरिक ड्रेस तैयार करवाई जा रही है। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री पर्यटन और वहां के स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी में भी शामिल होंगे। उत्तरकाशी के सीमावर्ती इलाके हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी आज संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं कि किस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने उनको रिसीव किया, वो भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ प्रोग्राम आज होने जा रहे हैं। आपको सीधी लाइव तस्वीरें भी आज हम आपको दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री अलग अलग प्रोग्राम्स में शामिल होंगे। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर किस प्रकार से स्वागत की तमाम तैयारियां इस वक्त उत्तराखंड में। उत्तरकाशी के हर्षिल वैली में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी है। चाहे मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा मंदिर हो या फिर हर्षिल वाइब्रेंट विलेज, साज सज्जा से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उत्तरकाशी के सीमावर्ती इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से पीएम मोदी अपने एक दिन के दौरे पर आज उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं और यहां सबसे पहले वो गंगा जी के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा, जिसे मुखीमठ भी कहा जाता है, वहां जाकर गंगा मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। ये है गंगा जी का शीतकालीन प्रवास मुखी मठ, जिसे मुखवा के नाम से जाना जाता है। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये प्रमुख कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं उनकी प्रमुख भूमिका रही है और उनके आमंत्रण को आखिर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और लंबी जद्दोजहद के बाद, क्योंकि इससे पूर्व भी जो कार्यक्रम लगा था लेकिन वेदर का डिस्टर्बेंस होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए और आखिरकार तिथि नियत है। पीएम मोदी के यहाँ आने को लेकर लोगों में उत्साह है। मंदिर का फूलों से श्रृंगार किया गया है। साथ ही पीएम मोदी के लिए खास तौर पर यहाँ का पारंपरिक पोशाक चपकन तैयार किया गया है, जो भेड़ की ऊन से बना होता है। खास बात यह है कि इसे स्थानीय बुनकरों ने अपने हाथों से तैयार किया है और उनकी चाह है कि पीएम मोदी उनकी ये पोशाक पहने ताकि यहाँ के बुनकरों, दस्तकारों को नई पहचान मिले। हम सब लोग पल के बिछाए बैठे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और वो पधार रहे, हमारा खुशी का ठिकाना नहीं है। और निश्चित तौर पे माँ भगवती गंगा की जो विधि विधान से सुख से माँ भगवती की चरण पादुका की पूजा होगी और उसके बाद उनको रजत कलश भेंट किया जाएगा मंदिर समिति के द्वारा। और हमने ये परिधान भी बनाया उनके लिए, जिसको चपकन कहते हैं, हम उसको भी भेंट करेंगे। ये चपकन क्या है? ये चपकन यहाँ की जो ऊन है, भेड़ की जो ऊन है, उससे बना होता है और अपने हाथ से तागा बना होता है और अपने ताग से हाथ से बुन के उसको तैयार किया गया और उसको बनाया गया चपकन को। हमारी पारंपरिक जो पोशाक है वो है चपकन और उसको हम चाहेंगे मोदी जी इसको पहने। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी यहाँ बने व्यू पॉइंट से प्रकृति के सुंदर नजारे को भी देखेंगे, जहाँ साफ सुंदर नीला आसमान और उसके नीचे बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ एक खास तरह का अनुभव कराते हैं, आँखों को और मन को सुकून देते हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर यहाँ के ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह है। जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने के लिए भोटिया जनजाति के हस्त निर्मित उत्पाद भेंट करने की योजना बनाई है। इसमें भेड़ की ऊन से बना पट्ट कपड़े का बंद गला कोट, पजामा और पहाड़ी टोपी शामिल है। प्रधानमंत्री की टोपी पर उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल भी सजाया जाएगा। ये जो पोशाक है मिर्जाई, ये मैंने बचपन में देखा था कि पुराने लोग इसको पहनते थे, तो अब बीच बीच में ये विलुप्त के कगार पर आ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पुरानी जो पहचान है पहाड़ की, उसको फिर उजागर करूं और मैं प्रधानमंत्री जी को भेंट कर पाऊं और ताकि इसका प्रचार प्रसार हो और लोग फिर अपने पुरानी कल्चर पद्धति शैली को अपनाएं। मुखवा मंदिर के बाद प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे हर्षिल पहुंचेंगे। यहां पर उत्तराखंड शीतकालीन पर्यटन और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके बाद वो एक पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी हर्षिल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
ऐसे में यहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से यहाँ पहुंच रहे पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं। इनका मानना है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से न केवल सीमांत गांवों को नई पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक हस्तशिल्प को भी राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, गुड न्यूज टुडे। हर्षिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं, जहां प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद हर्षिल पहुंचेंगे। वहां वो स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी का जायजा लेंगे, साथ ही मोटर बाइक रैली और ट्रैकिंग अभियान को भी हरी झंडी दिखाएंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी हम यहाँ पधार रहे हैं। ये हर्षिल के बहुत उत्साहित दिन है। हम बहुत उत्सुक हैं मोदी जी के दर्शन करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के वासियों के लिए एक बहुत ही उत्तम समय है और अच्छा है। हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। बहुत भव्य स्वागत कर रहे हैं सारी जनता। सब हमारे लिए कुछ न कुछ मोदी जी भी सोचेंगे। पहली बार मोदी जी हमारी गंगोत्री धाम में आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोदी जी का जो हमें यहाँ दर्शन दे रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के प्रसिद्ध नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हर्षिल घाटी पूरे उत्साहित के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार है। और प्रकृति भी देख रहे होंगे आप, पूरी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत के लिए ललायित है। और माननीय प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा के लिए हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और माँ गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए गंगा जी का जो मायका है मुखबा, वहाँ आएंगे। वहाँ भी वहाँ के 8 गांव, जो 8 वाइब्रेंट विलेज हमारे 8 गांव है, सभी यहाँ के सभी लोगों में काफ़ी उत्साहित है माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत में। और यहाँ के सभी 8 गांव के लोगों को आस भी है माननीय प्रधानमंत्री से। और बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए अब बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को आने वाले दिनों में 16 किलोमीटर लंबी कठिन यात्रा नहीं करनी होगी। जी हां, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई। प्रकृति की गोद में बसे आस्था के परम धाम केदारनाथ में आकर श्रद्धालु सारे जहां का दुख दर्द भूल जाते हैं, लेकिन भगवान भोले के दरबार में पहुंचकर अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को अब मीलों पैदल चल दुर्गम रास्तों से दर्शन के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब ये राह आसान होने जा रही है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने 2 बड़े रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ के लिए 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से बनेगा। मतलब वर्तमान में 8-9 घंटे लगने वाली यात्रा अब केवल 36 मिनट में पूरी होगी, जबकि हेमकुंड साहिब जाने के लिए गोविंद घाट से रोपवे का निर्माण होगा। इसकी लंबाई करीब 12.4 किलोमीटर होगी। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। सड़क मार्ग से हेमकुंड साहिब की दूरी करीब 21 किलोमीटर की है, जो काफी मुश्किलों से भरी है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से ये 5 महीने ही खुला रहता है, लेकिन रोपवे के निर्माण के बाद श्रद्धालु अब हेमकुंड साहिब में कभी भी दर्शन कर पाएंगे। लंबे समय से ये मांग रही है कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था और आज केंद्रीय कैबिनेट से
उसको स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे और जो लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, कई घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी होगी। मौजूदा समय में केदारनाथ जाने के 2 विकल्प हैं। पहला पैदल, जिसमें 7 से 8 घंटे का समय लगता है। दूसरा हेलीकॉप्टर सेवा है, जो न सिर्फ महंगी है बल्कि अधिक मांग होने की वजह से आसानी से उपलब्ध नहीं होती। वहीं हेमकुंड साहिब तक का सफर भी मुश्किलों भरा है। ऐसे में कैबिनेट का ये फैसला किसी सौगात से कम नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट ने सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक और गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक 2 रोपवे को स्वीकृति दी है। इन दोनों रोपवे बनने से जो वहां जाने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनको भारी मदद मिलेगी, उनकी यात्रा सुरक्षित हो पाएगी, उनकी यात्रा आसान हो पाएगी और जिस तरह की वहां की इकोलॉजी है उसको भी मदद पड़ेगा। दोनों ही रोपवे के निर्माण से इन पवित्र स्थलों तक तीर्थयात्रियों की पहुंच जहां आसान होगी, वहीं उत्तराखंड के पर्यटन को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। बुधवार को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। साथ ही इस बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। फिर सजेगा बाबा बर्फानी का दरबार। इन रास्तों पर फिर से लौटेगी रौनक। पवित्र अमरनाथ यात्रा की तारीख तय हो गई है। इस बार ये पवित्र धार्मिक यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक यानी 38 दिनों तक चलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया। अमरनाथ यात्रियों के लिए बेहद खुशखबरी का दिन है। आज अमरनाथ यात्रा की तारीखों की घोषणा श्राइन बोर्ड द्वारा कर दी गई है। आगामी अमरनाथ यात्रा 2025 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक चलेगी। यात्रा इस वर्ष 38 दिनों की होगी। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में तारीखों के ऐलान के साथ साथ इसकी तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों यानी अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में बालटाल मार्ग से एक साथ शुरू होगी। ऐसे में बैठक में तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू, श्रीनगर और अन्य स्थानों के केंद्रों पर ठहरने की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही KYC के लिए यात्री सुविधा केंद्रों का संचालन, RFID कार्ड जारी करने, नौगाम और कटरा रेलवे स्टेशनों सहित कई स्थानों पर तीर्थयात्रियों का मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा मुहैया कराने के उपायों पर चर्चा की गई। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधा बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। पवित्र गुफा और निचली पवित्र गुफा क्षेत्र में भीड़ भाड़ प्रबंधन उपाय, मौसम पूर्वानुमान और आपदा की तैयारी पर भी चर्चा हुई। तारीख तय हो गई है। श्रद्धालुओं की पावन यात्रा को सफल और सुगम बनाने के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अब तो बस इंतजार उस दिन का है जब बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंजेगी बाबा अमरनाथ की गुफा और उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। देश भर में होली का रंग चढ़ने लगा है। काशी से लेकर मथुरा तक होली की भव्य तैयारी जारी है। काशी के विश्व प्रसिद्ध मसाने की होली को लेकर नागा साधुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। वहीं बरसाना में लठमार होली की तैयारी जारी है। होली के बाजार सजने लगे हैं। जयपुर के 4 दीवारी बाजार में गुलाल गोटा तैयार किया जा रहा है। बताया जाता है कि यहां गुलाल गोटा से होली खेलने की शुरुआत राजा महाराजाओं के समय से हुई थी। लिहाजा बाजारों में शाही गुलाल के रंग अभी से सजने लगे हैं। होली तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन कृष्ण की भूमि ब्रज में होली मनाने का अपना अलग ही अंदाज है। कहीं फूलों की होली तो कहीं रंग गुलाल की।
कहीं लड्डू की होली तो कहीं लट्ठमार होली का रंग चढ़ने लगा है। बरसाना में जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, श्रमदान के साथ इसका आगाज हो चुका है। बरसाना में लड्डू और लट्ठमार होली के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में उनको किसी तरह की परेशानी न हो और स्वच्छता का एहसास हो, इसके लिए तैयारियां तेज हैं। 7 तारीख और 8 तारीख को बरसाना में लट्ठमार और लड्डूमार होली होनी है। आज मैंने वहाँ के चेयरमैन नगर पंचायत और जितने भी पार्षदगण थे और वहाँ की आम जनता के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ स्वयं सफाई श्रमदान किया है। मेरा उद्देश्य यही है कि किसी को ये ना लगे कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। सफाई, साफ सफाई करना हर नागरिक का दायित्व है और मुझे पूरा विश्वास है जो लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक आएंगे बरसाना में, ये बरसाना के निवासियों की, बरसाना के नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका दिल खोल करके स्वागत करें। होली के त्योहार में भले ही अभी कुछ समय है, लेकिन ब्रज में तो बसंत पंचमी से ही 40 दिनों तक चलने वाले रंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग मंदिरों में अबीर और गुलाल फजा में उड़ने लगा है। अब इंतजार लट्ठमार होली का है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का रस भरा होता है। ये होली उनके प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ होली खेलते थे और वो परंपरा आज भी उसी अद्भुत रूप में निभाई जाती है। यहाँ होलिका दहन से 5 दिन पहले लट्ठमार होली मनाई जाती है। इस होली में महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहते हैं, अपने लठ से हुरियारों को पीटती हैं और वो अपने सिर पर ढाल रखकर अपना बचाव करते हैं। हुरियारिन राधा रानी के गांव बरसाना की होती हैं, तो हुरियार कृष्ण के गांव नंदगांव से आते हैं। हुरियारिनें राधा की सखी के भाव में होती हैं और हुरियारे कृष्ण के ग्वाल के भाव में यहाँ आते हैं। ब्रज में लट्ठमार होली की ये परंपरा इतनी अनोखी और खूबसूरत है कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बरसाना की गलियों में लट्ठमार होली की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, फेमस कॉमेडियन रहे राजू श्रीवास्तव के भाई यानी दीपू श्रीवास्तव अपने भाई की तरह लोगों को गुदगुदा रहे हैं। होली के मौके पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने दीपू श्रीवास्तव से खास बातचीत की, सुनिए। हास्य अभिनेता दीपू श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं आप। लग रहा हूँ ना? अरे पहले मैं दर्शकों को नमस्कार तो कर लूं। सभी दर्शकों को, चाचा, अम्मा, भैया, भाभी, काका, काकी, सभी को दीपू श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। और गुड न्यूज टुडे भी देखने वाले। अरे गुड न्यूज टुडे देखने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, सब कुछ बोल दिया मैंने। और हैंडसम लग रहा हूँ ना भाई? अंदर की बात यह है कि आजकल मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। बाहर खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं बाहर से पैक करा के घर लाता हूँ, फिर बैठ के खाता हूँ आराम से। अच्छा, सच बताइएगा आप कि झलक दिख रही है ना? एक बार आपको बताएं कि बहुत ही ज्यादा फेमस हास्य अभिनेता, सबके दिलों की जान, स्वर्गीय श्री राजू श्रीवास्तव जी के छोटे भाई हैं दीपू श्रीवास्तव जी। खुद भी बहुत ही अच्छा हंसाते हैं, सभी को हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा हमारे लाखों करोड़ों दर्शक जो आपको देख रहे हैं उन्हें हंसाइए थोड़ा सा बढ़िया से कुछ। हाँ भाई, मैं हूँ और दुकान ना खुले हंसी की तो कैसे हो सकता है। मैं अच्छी अच्छी बातें करूंगा और मजा दिलाऊंगा, मजेदार बातें करूंगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि देखो, स्त्री और मिस्त्री से टकराने का मतलब घर का नक्शा बिगाड़ना। टकराव नहीं है कि नहीं यार? वो गैस से मैं याद आया कि दुनिया गोल है। मुझे मालूम हो गया दुनिया गोल है। मैं बताता हूँ, देखो, गैस पर चाय बनती है और चाय से गैस बनती है। क्या बात है, दुनिया गोल है। मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा, जो डिनर सेट होता है, डिनर सेट, वो पूछना था आपसे कि धर्म भाई की डिनर सेट में हम दोपहर का खाना खा सकते हैं कि नहीं? अरे क्यों नहीं खा सकते? अच्छा यार, ये तो मैंने सोचा नहीं आ सकता। हमारे यहाँ 2-3 रखे हैं, उसमें खोलने में डर लगता है दोपहर में खाना खाए कि ना खाए, पता नहीं पाप लग जाए। अब उसका नाम ही डिनर सेट है। 2-3-4 महीने पहले दिवाली आई तो हमारे यहाँ मेहमान आए कानपुर से, हमारे घर से कानपुर से मेहमान आए मुंबई। अब पत्नी को देखो, अब घर की औरत, आप भी जानते हो, आप भी शादीशुदा हो और आप सब देख रहे हो, आप लोग भी शादीशुदा हो। घर के लोग हमारे आए, बैठे थे 4-6 लोग। पत्नी एकदम से आई अंदर से निकल के, बोली आज रात का खाना मैं बनाऊंगी। तो ये तो अच्छी बात है, आज रात का खाना बनाओगी। अब वो मुड़ के किचन की तरफ जाने लगी। अब हम सब घर वाले बैठे थे, कानपुर के मेहमान जाने लगे तो हमने सिंपली बोल दिया, अच्छा सुनो, तुम जो सबसे अच्छा बना लेती हो वही बनाना, जो सबसे अच्छा बना लेती हो वही बनाना। साहब वो मुंह बना के बैठ गई।
अभी कुछ दिन पहले खाना खा रहे थे, यही फरवरी में खाना खाना अचानक साला आया, बेल बजी, टिंग टोंग, दरवाजा खोला, साला आया, उसने अटैची रखा, पैर छुआ हमारे, बैठ गया। हम अपना खाना खा रहे हैं जैसे रोज खाते हैं। और पत्नी अंदर से आई, कैसे जीजा हो? साला भी अभी देखो आया इतनी दूर से, उत्तर प्रदेश से, रायबरेली से आया है, अब बैठे हो भकर भकर खा रहे हो, नहीं खाने के उससे पूछ लो। अब हमने साहब पूछा, अब आप लोग सब बताना हमने कुछ गलत पूछा? हमने कहा और साले साहब आप खाना खाकर आए हो या जाके खाओगे? हमने कुछ गलत पूछा? नहीं भाई, इतना बढ़िया आपने तो हम लोग को आइडिया भी दिया। खाने के लिए पूछा हमने, पूछा, दूसरी बात नहीं पूछा। हाँ, पत्नी भड़की है परसों से। और आखिर में चलते चलते हम यही कहेंगे, आप लोग रास्ते में जा रहे हो, कहीं आपको दो आदमी आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई पड़े, अगर आपको रास्ते में दो आदमी झगड़ा करते हुए दिखाई पड़े तो आपका फर्ज बनता है कि तुरंत आप नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को साफ दिखे। सीख है, हम सीख देते जा रहे हैं। और ये सोच के पत्नी के पास न जाएं कि वो खाली बैठी है, हो सकता है वो भरी बैठी हो। सब सीख है, बात छेड़ा है तो सीख लो। कॉमेडी किंग दीपू एक्सप्रेस लगातार चालू है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही चालू रहेंगे। वापस से आपके साथ हम जल्दी से जल्दी रूबरू होंगे। इस समय मुंबई से वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में, जहां तेंदुए का आतंक देखने को मिला। कांकेर में एक तेंदुआ शिकार की तलाश में घर में खिड़की से घुसा और छिपकर बैठ गया। इस बीच तेंदुए को जैसे ही मौका मिला उसने घर में पालतू पशु पर अटैक करने की कोशिश की। इस बीच मकान मालिक ने तेंदुए को देखा और वन विभाग की टीम को तेंदुए को लेकर जानकारी दी। इस बीच वन विभाग की टीम घर पहुंची और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जाल बिछाया। टीम ने करीब 2.5 घंटे की कोशिश के बाद तेंदुए को बाहर निकाला। इस बीच कड़ी मशक्कत की गई, लेकिन तेंदुआ जाल को फांद कर जंगल की तरफ भाग गया। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी इसी तेंदुए ने इलाके में 3 बार हमला किया है। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग ने किस तरीके से तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया वो आप पहली तस्वीरों में देख सकते हैं, और तेंदुए के वहां नजर आने के बाद किस तरीके से अफरा तफरी की स्थिति हुई वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि शिकार की तलाश में कैसे तेंदुए ने एंट्री ली और फिर पकड़ में आने के बाद वहां से वो कैसे भागा। लेकिन ये घटना उस परिवार के लिए बहुत डरावनी थी। घर में छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार ने पहले बच्चों को कमरों में बंद कर दिया और फिर वन विभाग की टीम ने सूचना मिलते ही जैसे ही वहां पर टीम पहुंची, रेस्क्यू अभियान तुरंत शुरू कर दिया। पहले तेंदुए को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया बाकायदा, जैसा तस्वीरों में दिख रहा है, और फिर जैसे ही तेंदुआ उस जाल में आया तो उसे दबोचने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही तेंदुआ पकड़ में आता वो वहां से भाग निकला। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने तेंदुए के भागने के बाद राहत की सांस ली, क्योंकि जब तक तेंदुआ घर में मौजूद था तब तक घर सहित पूरा जो आसपास का इलाका है, तमाम लोग हैं, वो दहशत में थे। इतने डरे हुए थे कि उन्हें हमले का डर सता रहा था। दरअसल जिस इलाके में ये घटना हुई है वो सरोना वन इलाके में आता है और जो पहाड़ी जंगलों से घिरा हुआ है पूरी तरीके से। आसपास में तमाम जंगल हैं जिसने और बस्तियां जो हैं आसपास लगी हुई हैं, और उसी के कारण ये तेंदुआ अचानक जंगल से यहां पर आ पहुंचा और फिर तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हुआ, लेकिन वो भाग निकला। देखिए ये घटना ना ही छत्तीसगढ़ में पहली बार हुई है और ना ही देश में कोई पहली घटना है। इससे पहले भी कई बार आवासीय कॉलोनियों में तेंदुआ समेत कई जंगली जानवरों को देखा गया है। पिछले कुछ महीनों में नोएडा, गुरुग्राम, जयपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों और झारखंड, असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के रिहायशी इलाकों में तेंदुए देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। 7 तस्वीरें पिछले कुछ दिनों की हैं जब जंगलों से आवासीय कॉलोनियों में इन बेजुबानों को देखा गया है। बिल्कुल तस्वीरें देखिए आप। 7 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन में। लखनऊ के रहमान खेड़ा में पिछले 90 दिनों से बाघ ने आतंक मचाया हुआ पूरी तरीके से थे, और जिसके रेस्क्यू के लिए 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए थे, जिसके बाद बेंगलुरु के एक डॉक्टर की मदद दी गई और बाघ का बाकायदा रेस्क्यू किया गया। इसी तरह देखिए लखीमपुर खीरी जिले में भी दुधवा टाइगर रिजर्व से सटे पलिया इलाके में बीती रात एक बाघ के घुसने से लोगों में हड़कंप मच गया। ठीक इसी तरह अगर हम देखें तो केरल के कन्नूर के एक इलाके में
सुबह एक जंगली हाथी के घुसने से पूरी तरीके से दहशत मच गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम आई और हाथी पर काबू पाया गया। इसी तरह देखिए, बागेश्वर जिले में भी तेंदुए के शावक ने एक घर में घुसकर महिला और उसकी बेटी पर हमला बोल दिया। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली वन्य जीवों का ये दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर भी इस प्रकार की घटना देखने को मिली। हरिद्वार के भेल क्षेत्र में कल देर रात भेल हॉस्पिटल के पीछे गुलदार को घूमते हुए साफ तौर पर देखा गया, जिसका वीडियो स्थानीय निवासियों ने बना लिया और अब सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखिए नागपुर में भी देखने को मिली, जहां पर नागपुर में लगभग 30 गांव इसकी दहशत में। देखिए, रिहायशी इलाकों में लगातार बेजुबानों की एंट्री से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इन दिनों जंगली जानवरों और इंसानों के बीच इतना संघर्ष क्यों बढ़ गया है। जानकार बताते हैं कि संरक्षण से बाघ तेंदुए की संख्या बढ़ी है, जबकि जंगलों का दायरा तेजी से घट रहा है। बिल्कुल देखिए, और ऐसे में हम देखें अगर गुंजन, तो शिकार की तलाश में जानवर जो है वो शहर का रुख अक्सर अपना लेते हैं और इन जानवरों ने शहर के पास वाले जंगलों को ठिकाना बना लिया है। यहां आसानी से इन्हें शिकार भी मिल जाता है। वहीं जानकारों की माने तो इसकी एक वजह शहरों में अंधाधुंध विकास और तेजी से फैलते कंक्रीट के जंगल भी हैं। कंक्रीट के जंगलों ने जंगली जानवरों को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। बिल्कुल देखिए, शहर जंगलों तक फैल रहे हैं और लाचार जानवरों के रहने की जगह सिकुड़ती जा रही है। जाहिर तौर पर देखिए, आप खुद सोचिए गुंजन, एक तरफ हम कहते हैं कि शहरी इलाकों या ग्रामीण इलाकों में तेंदुए या बाघ या गुलदार पहुंच जाते हैं, लेकिन असल में आईने में जो शहरीकरण है, जो विकास है, उसके कारण जंगल अब खत्म हो रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। चलिए, आज आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर के पामेड़ गांव लिए चलते हैं, जहां पहली बार बस सेवा शुरू की गई। इससे पहले नक्सलियों के प्रभाव के चलते इस इलाके में आवाजाही बेहद मुश्किल थी, लेकिन सुरक्षा बलों के कैंपों की वजह से अब 230 किलोमीटर की लंबी दूरी महज 90 किलोमीटर की रह गई है। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के उन नक्सल प्रभावित इलाकों की हैं, जहां कुछ साल पहले तक माओवादियों का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन अब बीजापुर के इन इलाकों में बस फर्राटे से दौड़ रही है। जहां कभी पगडंडियों पर लोग पैदल चला करते थे, अब वहां बसों से लोग आरामदायक सफर कर रहे हैं। ये बीजापुर जिले का पामेड़ गांव है, जहां कुछ साल पहले तक नक्सलियों का प्रभाव इतना था कि ये गांव अपने ही जिला मुख्यालय से कट गया था और इस गांव में पहुंचने के लिए लोगों को तेलंगाना के चेरला से होते हुए 230 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन अब पुलिस और सीआरपीएफ कैंपों की वजह से इस इलाके से नक्सलियों का प्रभाव भी कम हुआ और विकास के नए रास्ते खुले। साथ ही 25 साल के लंबे अंतराल के बाद पामेड़ गांव में पहली बार बस सेवा शुरू हुई। ये बहुत खुशी की बात है। जिले का जो अंतिम छोर था पामेड़ गांव, वो अभी तक जिले के अंदर से एक्सेसिबल नहीं था। हमें चेरला होते हुए तेलंगाना होते हुए जाना पड़ता था। लगभग 220 किलोमीटर पड़ता था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। अभी हाल ही में जो कैंप्स खुले हैं, तो उसकी वजह से पामेड़ पहली बार बीजापुर जिले के हेडक्वार्टर से एक्सेसिबल है, बीजापुर के अंदर से ही। हमारे ज्यादातर नियर नैनार गांव इसी रूट पे आते हैं और ये सभी गांव पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस की वजह से बीजापुर मुख्यालय से जुड़ गए हैं। जाहिर है, सलवा जुडूम आंदोलन के दिनों में नक्सलियों ने इस इलाके को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट दिया था। आंदोलन के दौरान नक्सली सड़कें काटते, बसें जलाते, आवाजाही रोकते और लोगों में दहशत फैलाते थे। लेकिन अब बीजापुर के सुदूर इलाकों में विकास की नई रफ्तार नजर आ रही है। माओवादियों के चलते जो है सुविधा विहीन था और बहुत परेशानी होता था आने जाने के लिए। तो बस के चलने से जो है सुविधा हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आने जाने का सामान भी आने जाने में, लाने ले जाने में दिक्कत कम होगा। इससे पहले बीजापुर मुख्यालय से पामेड़ पहुंचने में करीब 10 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब पामेड़ गांव की 90 किलोमीटर की दूरी महज 3 घंटे में सिमट कर रह गई है। ये बस यहाँ बीजापुर से सर डेली का 8:30 बजे निकलती है सर, और पामेड़ पहुँचते पहुँचते 1:30 बज जाती है। मतलब बहुत खुश है लोग भी। बस जब से चल रही है ना, उनको आवक जावक में बहुत ज्यादा सुविधा हो गया, इस वजह से लोग भी बहुत खुश है। पामेड़ गांव के लोगों के लिए बस सेवा किसी जीवन रेखा से कम नहीं है।
नई बस सेवा ने उनकी जिंदगी भी पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दी है। कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के उन तमाम इलाकों में बस सेवा शुरू हो सके जहां आज भी लोगों को विकास का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पहाड़ों में हुई ताजा बर्फबारी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी को देखते हुए यहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 9 मार्च से खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत होगी। इससे पहले ये 22 फरवरी को होनी थी, लेकिन बर्फ कम होने की वजह से विंटर गेम्स स्थगित कर दिए गए थे। पहाड़ों पर जमकर हो रही बर्फबारी न सिर्फ सैलानियों के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी सौगात लेकर आई है। दरअसल बर्फ न होने की वजह से जिस खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन इस साल स्थगित हो गया था, अब यहां भारी बर्फबारी के बाद एक बार फिर से उसकी अनाउंसमेंट हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 9 मार्च से इसका आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में आयोजक इसकी तैयारी में जुट गए हैं। मशीनों से बर्फ के मैदान तैयार किए जा रहे हैं और एथलीट्स खेलों की प्रैक्टिस के लिए बर्फ पर जोर आजमाइश करने पहुंच रहे हैं। पहले तो काफ़ी नाराज़ हुए थे जो 22 तारीख को खेलो इंडिया होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे स्नो कंडीशन नहीं थे तो उसकी वजह से डिले हुआ था। तो इस बार काफ़ी खुश है, 9th से ये गेम हो रही है। इस बार नेशनल भी नहीं हुआ बिकॉज स्नो बहुत ज़्यादा कम था। तो ये पहला इवेंट इस सीज़न का हो रहा है खेलो इंडिया। हम भी वेट कर रहे हैं 9 तारीख तक। इंशाल्लाह हम भी उसमें भाग लेंगे और इंशाल्लाह मेडल के लिए हम कोशिश करेंगे। पोस्टपोन हो गया था खेलो इंडिया, तो अब हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि ये 9 मार्च से फिर से शुरू हो रहा है और हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो दुनिया भर के एथलीट्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं और हम उनके साथ कम्पीट करेंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम यहाँ से जीत के जाएंगे, ये उम्मीद है हमें। बहुत ही खुशी हो रही है कि जब से हमने सुना कि 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है खेलो इंडिया, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी मेडल्स जीत के लेके आए। और हम यहाँ पे बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं बर्फ़ में, लेकिन जब हमने सुना था 22 फरवरी को कि जो खेलो इंडिया है वो पोस्टपोन हो रहा है, हम बहुत ही मायूस हो गए थे, हम बहुत ही अपसेट हो गए थे। नई अनाउंसमेंट के मुताबिक खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग में 9 मार्च से शुरू होगा, जो 12 मार्च तक यानी 4 दिनों तक चलेगा। इसमें देश भर से सैकड़ों एथलीट हिस्सा लेंगे और बर्फ पर स्कीइंग समेत तमाम प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पहले ये 22 फरवरी को होना था, लेकिन कम बर्फ की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन पिछले 1 सप्ताह में यहाँ करीब 4 फीट बर्फबारी हुई है, जिससे आयोजकों ने इसे लेकर अपना फैसला बदल दिया और अब इससे खिलाड़ियों में उत्साह लौट आया है। जो एथलीट हैं काफी ज्यादा खुश हैं। मायूसी थी क्योंकि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से कई सारे एथलीट इसमें भाग लेते हैं और वो काफी दुखी थे क्योंकि उनको जो है ये लग रहा था कि शायद इस साल अब गेम्स ना हो। लेकिन तभी कुदरत और मौसम ने जो है पलटी खाई और भारी बर्फबारी की वजह से अब स्नोफॉल काफी ज्यादा है और स्नो एक्यूमुलेशन भी अच्छी खासी है और गेम्स के लिए जो है बिल्कुल अनुकूल है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर।